सभी छात्रों को जय हिंद। और जैसे कि आज 15 अक्टूबर था और आज 15 अक्टूबर में पहला पेपर था UPSSC पेट का, पहली शिफ्ट का पेपर सीरीज नंबर 4 है और इसका एनालिसिस हम करेंगे सनराइज करियर एकेडमी के माध्यम से, जो कि चित्रकूट जिले की नंबर 1 और अनुभवी सर्वाधिक चयन देने वाली संस्था है। तो इस UPSSC पेट जो आज पहली शिफ्ट में हुआ है, ये वाला पेपर, इसमें हम एनालाइज करेंगे और एनालाइज करते हैं कि इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपके प्राचीन इतिहास से, भारत के प्राचीन इतिहास से। जैसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया है। और भी आगे बढ़ेंगे, जैसे हमारा उत्तर वैदिक काल का भी बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा है। और आगे देखें कि देव नाम प्रियदर्शी ये उपाधि किसने धारण किया था, ऐसे प्रश्नों को पूछा है। ये भी पूछा है कि संगमरमर पर पिएत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके शासनकाल में या किसने इसको बढ़ावा दिया था, ऐसा प्रश्न पूछा है। और ये भी पूछा है इतने सिंपल सवाल कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी तो उस समय भारत का जो प्रशासन था वह किसके हाथ में था, या भारत का प्रशासक कौन था, या कौन सा वंश भारत को चला रहा था, जैसे मौर्य वंश, सम्राट वंश, गुप्त सम्राट, मौर्य सम्राट, मुगल सम्राट और शुंग सम्राट। तो ऐसे बहुत नॉर्मल बहुत ही कमज़ोर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रटे हुए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें। और अगर आप थोड़ी सी भी इसमें तैयारी करते हो तो ये एग्ज़ाम आराम से आप निकाल सकते हैं। अब जैसे पूछा है कि इसमें भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन है MK गांधी, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण आचार्य कृपलानी, ऐसा क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है। और आगे चलते हैं, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई है। तो इतिहास के 5 क्वेश्चन आपका प्राचीन काल और आपका मध्यकाल और आपका आधुनिक काल के क्वेश्चन बढ़िया सेट किए गए हैं और बहुत ही सिंपल प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। जैसे इसमें पूछ रहा है कि प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो या चलो दिल्ली किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन UPSSC पेट यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 पिछले साल भी कुछ ऐसा ही था। अब जैसे पूछ रहे हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं, ऐसे प्रश्नों को मैपिंग भी जरूरी है, ऐसे प्रश्न में बच्चे कंफ्यूज होने वाले। और सबसे बड़ी बात तो ये रही है कि सनराइज करियर एकेडमी जो कि करवी चित्रकूट में है, जब से पेट का बैच चलाया गया था 90% पेपर हम पहले ही बच्चों को करा चुके थे, इसका अध्ययन करा चुके थे कि किस प्रकार के प्रश्न आने हैं। अगर आप हमारे पिछले 1.5-2 महीने के जो YouTube वीडियो हैं और जो ऑफलाइन क्लासेस हैं और जो ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों ने हमारे द्वारा बनाए गए नोट्स बनाए हैं, तो आप उसमें देखेंगे कि A to Z एक GK, GS, हिंदी और करंट अफेयर सब उसमें दर्ज किया गया है, सब उसमें बनाया गया है, बढ़िया तरीके से बताया गया है। यानी अगर पेट का बैच 4-5 महीने पहले से बहुत बढ़िया तरीके से चलाया जा रहा है, तो कोई भी छात्र उसको सीरियस तरीके से पढ़ लेता था, तो आराम से आप उसका इस UPSSC पेट का पहले शिफ्ट का पेपर बहुत अच्छे तरीके से जाता है। अब जैसे इसमें पूछा है कि दिल्ली चलो नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर है। अब जैसे पूछा है मैपिंग का एक क्वेश्चन पूछा है, जियोग्राफी का मैपिंग का। देखिए मैपिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, किसी भी एग्जाम के लिए मैपिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। मैपिंग का क्या क्वेश्चन है, देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच में स्थित है, विश्व की सबसे छोटी। अब इसमें इस तरीके का प्रश्न है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कैसे करें। जैसे ऑप्शन है भारत और भूटान, भारत और नेपाल और तिब्बत, या इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन को पूछने का तरीका देखिए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच में स्थित है। तो इसका आंसर जो आयोग ने प्रमाणित किया है वही इसका आंसर। देखिए तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है इसके, भारत और भूटान के बीच में, जी बिल्कुल भारत और भूटान के बीच में ही है माउंट एवरेस्ट। नेपाल देश में तो वह अवस्थित है, ध्यान दीजिएगा, नेपाल देश में तो वह अवस्थित है, लेकिन बीच की बात कर रहा है तो देखो कहीं ना कहीं भारत और भूटान भी सही लग रहा है, भारत और नेपाल भी सही लग रहा है, नेपाल और तिब्बत भी सही लग रहा है। अब देखते हैं कि आयोग इसको क्या सही मानता है। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर में गर्मी का कारण क्या होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा जाने वाला। और सनराइज करियर एकेडमी के छात्रों, अगर लवलेश सर से अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो उन्होंने बार बार आपको ये समझाया है और प्रैक्टिकल भी उन्होंने बताया है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय
से 5.5 घंटा आगे है। कई बार सर ने ये चीज़ बताया, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बार बार रिपीटेडली आते हैं। ठीक है, और आगे बढ़े तो क्वेश्चन पूछा गया है बार बार, जैसे कि नवलेश सर ने भी बताया है और मैंने भी आपको कई बार ज्योग्राफी के लेक्चर में बताया होगा कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और इसका रीजन भी बताया था कि हमारे भारत की प्लेट प्रति वर्ष 5 mm आगे धंस रही है, जिसके कारण कोसी नदी अपना रास्ता बदलती है और रास्ता बदलने की वजह से हर साल तूफान में आती है और बिहार के गांव को बहा ले जाती है, इसलिए इसको बिहार का शोक माना जाता है। फिर भारतीय इकोनॉमिक्स के बहुत सरल क्वेश्चन बने हैं इकोनॉमिक्स से, जैसे भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी गई थी? जब हमारे देश में पहली बार पंचवर्षीय योजना बनाया जा रहा था तो उस समय पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी गई थी? तो बहुत सरल क्वेश्चन इसमें पूछा गया। आगे से पूछ रहे, देखिए अर्थव्यवस्था के, अर्थशास्त्र के जो क्षेत्र वाला प्रश्न है वो हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछता है। जैसे अर्थव्यवस्था के हमारे कितने क्षेत्र हैं? तो अर्थव्यवस्था के टोटल हमारे 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्रों में से क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के पूछने की कोशिश करेगा, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। जैसे पूछ रहा है कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधि किस क्षेत्र से संबंधित है? अगर कोई देश विकासशील है तो उसकी अधिकांश गतिविधि किस क्षेत्र में होगी? अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में होगी या द्वितीयक क्षेत्र में होगी या तृतीयक क्षेत्र में होगी? और आगे देखिए हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछा गया है। हरित क्रांति अगर आप पिछले 10 से 12 दिन पहले या 20 दिन पहले के वीडियो आप यूट्यूब में सनराइज करियर एकेडमी के देखेंगे तो उसमें सभी क्रांति हमने कवर किया है और हर एक क्रांति के बारे में बड़ा विस्तार से बताया है। तो देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा है? तो इसमें बढ़िया ऑप्शन दिया हुआ है और इस प्रश्न को अगर बच्चे ने थोड़ा सा भी अगर ध्यान से लगा के पढ़ा होगा तो ये पेपर पूरा उसका है। अगर उसने थोड़ा अपने जीके जीएस को, मैथ को, रीजनिंग को अगर किया होगा, हिंदी को अगर किया होगा तो ये क्वेश्चन पूरा उसके लिए है। देखिए अर्थव्यवस्था का एक और बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? भारतीय स्टेट बैंक, HSBC, ICICI, सिडबी। ठीक है, और आगे चले तो संविधान के बहुत अच्छे प्रश्न इसमें पूछे गए, जैसे भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? जो भारत का संघ होता है, संघ की जो कार्यकारिणी होती है उसमें कौन शामिल नहीं होता? संघ मतलब पूरा भारत देश। और केंद्र सरकार की बात हो रही है तो देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यों के मुख्यमंत्री। तो जाहिर सी बात है राज्यों के मुख्यमंत्री राज्य को चलाते हैं, ना कि देश को चलाते हैं, तो इसमें राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है। और आगे देखिए बहुत सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसको है? कौन लागू करता है मौलिक अधिकारों को लागू कौन करता है? तो जैसे ऑप्शन दिया है संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है लेकिन पेपर बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा लेवल का है, लेवल एकदम डाउन है। अगर आप पिछले 3 से 4 महीने से अगर इसकी तैयारी कर रहे हो और शिद्दत से तैयारी कर रहे हो तो ये पेपर आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? भाई केंद्र शासित प्रदेश किसके अंदर में आते हैं? केंद्र के अंदर में। सीधी सी बात है, केंद्र सरकार को उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। इतने सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? और उसके बाद पूछा गया कि तारों का रंग, विज्ञान का एक प्रश्न है कि तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? कि उसके तापमान पर निर्भर करता है, दबाव पर निर्भर करता है, पृथ्वी से दूरी या वायु प्रदूषण। तो ये सब है। आगे देखिए बहुत बार और बहुत सरल क्वेश्चन पूछा जाने वाला कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन है? विज्ञान का प्रश्न है। ग्लोबल वार्मिंग तो आए दिन हम न्यूज़ में ग्लोबल वार्मिंग पढ़ते रहते हैं, आए दिन, और अच्छा खासा इसका वीडियो हमने बनाया था और उसमें प्रूफ के साथ हम दिखाएंगे कि कैसे पहले से ही हमने ऐसे प्रश्नों की तैयारी करवाई थी। निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस गैस। कौन सा गैस? ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ऐसे प्रश्न आ रहे, निमोनिया में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया, छोटे बच्चों को निमोनिया हो जाता है और सांस जब लेते हैं तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। सांस कहाँ से लेते हैं? फेफड़ों में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? कॉटन, जूट, नायलॉन या फ्लैक्स। ऐसे करके विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत सिंपल प्रश्न पूछे गए हैं। आगे आपको बता दें, जैसे पूछा है कि पादप, विज्ञान का पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो ऑप्शन दिया सेलुलोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज। अगर थोड़ी सी मेहनत करी होती तो बच्चों आज आपका ये पेपर होता और इसको अच्छे से पास करते और एक
जो इस साल आने वाली है लेखपाल की नौकरी, यूपी ट्रिपल एस सी की तरह वीडियो ढेरों तमाम नौकरी, इसमें आप बैठ सकते थे। मैथ के भी बहुत सरल क्वेश्चन पूछे हैं, 5.21 गुणा 6.32 माइनस 2.9 2.7 ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और आगे चल के प्रतिशत का देखो एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा हुआ है, बहुत सरल क्वेश्चन पूछा हुआ है। औसत चैप्टर से एक प्रश्न पूछा हुआ है, घात और करनी से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। और यहाँ पर अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी बहुत सरल इसमें संधि विच्छेद, जैसे महर्षि का संधि विच्छेद पूछा है। और अर्थ और भेद का युग्म का जो क्वेश्चन है उसको भी बहुत सरल पूछा हुआ है। किसी विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ। तो मेरे हिसाब से सनराइज करियर अकेडमी के हिसाब से इस पेपर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा लो है, हद से ज़्यादा लो है। हर व्यक्ति इसको पास कर सकता है अगर वो थोड़ा सा 2-2.5 महीने 3 महीने 4 महीने भी अगर वो अच्छे से पढ़ देता है तो इस एग्जाम को वो अच्छे नंबरों से क्लियर कर सकता है। 80-80 85 नंबर 100 में से ला सकता है। ठीक है, जैसे ख्याली पुलाव बनाना, ठीक है, ख्याली पुलाव पकाना, ख्याली पुलाव बनाना, तो इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। फिर उसके बाद एक इंग्लिश का पैसेज दिया हुआ है, और इंग्लिश का जो ये पैसेज है ये बहुत सरल पैसेज है। इसमें बहुत ही सिंपल भाषा का इस्तेमाल किया गया है। कोई जिसको थोड़ी बहुत भी अगर इंग्लिश आती है तो वह इस पूरे पैसेज को पढ़ के इसके सभी आंसर को कर सकता है। हाँ, एंटोनिम सिनोनिम्स में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आती है, क्योंकि एंटोनिम सिनोनिम्स कोई भी आदमी पूरे कवर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जैसे अब इसमें पूछा है कि एक वर्ड दिया है कि द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एडिटिंग और कंपाइलिंग डिक्शनरी को क्या कहते हैं। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ, हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एडिटिंग और कंपाइलिंग डिक्शनरी, तो इसका आंसर था आपका लेक्सिकोग्राफी। देखिए अभी तक हमने जीके जीएस का पोर्शन, ज्योग्राफी का पोर्शन, हिंदी का पोर्शन और मैथ का पोर्शन से देख लिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा सरल था, बहुत ही ज़्यादा सरल था। कोई भी स्टूडेंट 2 से 3 महीने में इस पेपर को निकाल सकता है अगर वो अच्छे से पढ़ ले। और उसके बाद देखिए एक रक्त और संबंध का एक प्रश्न दिया हुआ है, 46 नंबर रक्त संबंध का एक प्रश्न दिया हुआ है, ये भी बहुत सरल था। देखिए जो सीरीज है, श्रृंखला है, इसका एक प्रश्न दिया हुआ था, असंगत हमें निकालना था, ये एक प्रश्न दिया हुआ है। कैलेंडर का एक प्रश्न बना है, इसमें कैलेंडर का एक प्रश्न बना है। और कथन वाली रीजनिंग है, कुछ जर्नल किताबें हैं, कुछ कैलेंडर पेपर हैं, कुछ किताबें जर्नल है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न दिया हुआ है। उसके बाद एक कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आया है, बहुत ही सिंपल कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। इसके बाद जीके जीएस आ जाता है, तमाम दुनिया का जीके जीएस करंट अफेयर ये पूछा जाता है। जैसे तो पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया, तो ये पूरा करंट अफेयर में से है, इजराइल इसका आंसर है। और अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का कहाँ पर लॉन्च किया है, ये अच्छा क्वेश्चन है। और हाल ही में देखिए क्या बोल रहे हैं, अगस्त 2022, अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया, तो वो है कोलकाता। अगर आप पिछले 4 से 5 महीने के करंट अफेयर भी पढ़ दे रहे हो तो ये पेपर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया है। तो जैसे स्काई लाइट, स्पेस लाइट, मून लाइट, क्या इसका नाम दिया था, सब करंट अफेयर में से है। भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन हुआ था, वो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में हुआ था। इतने सिंपल अभी हाल ही में आकाशा लॉन्च हुई है एयरलाइन से, और पहली उड़ान इन्होंने मुंबई और अहमदाबाद के बीच में भरी है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान कौन से मंत्रालय से है, पूरा करंट अफेयर बहुत अच्छे तरीके से पाया गया है। आगे पूछ रहा है कि किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन को आयोजित किया, अमित शाह, ये इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित है। देखिए अभी हाल ही की बात है ये, निम्नलिखित में से कौन सा, अगर आपने राम नरेश सर द्वारा करंट अफेयर पढ़े होंगे, राम नरेश सर द्वारा अगर जितने भी करंट अफेयर बताए गए थे, अगर उसको आपने लिखा होगा पिछले 2 से 3 महीने में राम नरेश सर द्वारा जो भी करंट अफेयर बताए गए थे, अगर आपने उसको लिखा होगा और उसको पढ़ा होगा तो पूरा आप इसमें करंट अफेयर आसानी से कर सकते हैं। एक छांट के करंट अफेयर वो कराते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। देखो मैपिंग का फिर से एक क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से भारत का पड़ोसी देश कौन है। तो देखिए चीन है, म्यांमार है, मालदीव है, UAE है, यूनाइटेड अरब अमीरात। अब इसमें से आपको पता लगाना है कि कौन सा नहीं है। तो सीधी सी बात है, यूनाइटेड अरब अमीरात ये नहीं है, बाकी चीन, म्यांमार, मालदीव ये सब भारत के क्या है, पड़ोसी देश है।
जीके जीएस का पोर्शन भी बहुत अच्छा आया था। आप अगर लुसेंट भी पढ़ते हो तो उसमें अच्छा खासा कर सकते हो। देश की मुद्रा पूछी गई है कि हंगरी राष्ट्र की मुद्रा क्या है। स्वतंत्रता के बाद भाषा, स्वतंत्रता के जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना, सभी को पता है, आंध्र प्रदेश बना। देखिए इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है, 25 वर्ष है। और उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया, इसका भी सिंपल अभी हाल ही में मनाया गया है, मई में मनाया गया है इसको। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, ये इसमें बताया गया। माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी आसाम में, कई बार क्लास में आपको ये बताया गया है। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। अभी हाल ही में 2 से 3 दिन 4 दिन पहले मैंने आपको क्लास में ये लिखाया था कि कौन से राज्य का कौन सा नृत्य है, तो नौटंकी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, और फुल फॉर्म देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के फुल फॉर्म बहुत पूछ रहा है। देखिए इस बार इसने क्या दिया था, UNFSC, तो इसका जो क्या बोलते हैं फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। फिर इसके बाद गद्यांश दिया हुआ था, एक अनसीन पैसेज है हिंदी का, जिसको पढ़ के सिंपल क्वेश्चंस के आंसर दिए थे। और आपको बता दें साहित्य और साहित्य के बारे में, लिटरेचर के बारे में, साहित्य के बारे में उन्होंने एक पैराग्राफ दिया था जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था और इसको पढ़ के बच्चे आसानी से आंसर निकाल सकते थे। इसके बाद एक और गद्य दिया गया था, सत्य की आराधना, भक्ति, और भक्ति क्या है, आराधना क्या है, सच क्या है, इसके बारे में एक गद्यांश दिया था। ये भी बहुत सिंपल आंसर था, सिंपल क्वेश्चन थे, इसके सिंपल आंसर भी बने। अब देखिए जो भी आपने आंसर किए हैं, आयोग उसको क्या सही मानता है या गलत मानता है, ये उस पर निर्भर करता है। तमाम जो जितने भी यूट्यूब है, अगर उसमें कोई आंसर की बता रहे हैं तो हम उसको नहीं मानते हैं। हम इसे नहीं मानते हैं क्योंकि देखिए जिसने पेपर बनाया है, जिस आयोग ने पेपर बनाया है, वो क्या आंसर मान रहा है, निर्भर उस पर करता है। उसके बाद आप DI में आएंगे तो बहुत ही सिंपल सेट और सिंपल से क्वेश्चन टेबुलर फॉर्म में पूछ रहा है। बहुत से सिंपल जैसे दिया है कि दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी के खर्चों के बारे में दिया है। तो देखिए टेबुलर फॉर्म का DI दिया हुआ है, और हमने आपको कल ही टेबुलर फॉर्म का प्रश्न कराया था कि कभी भी अगर टेबुलर फॉर्म दिया जाए तो उसको लंबवत और क्षैतिज दोनों तरीके से प्लस कर लीजिए तुरंत। जैसे भी आपको लंबवत दिया है या क्षैतिज दिया है, दोनों तरह से प्लस कर लीजिए, और प्लस करने के बाद फिर उसको सॉल्व कीजिए। तो इसमें जो 5 क्वेश्चंस बने, बड़े सिंपल बने हैं। हाँ, चारों DI में से एक DI को थोड़ा सा वो टिपिकल कर देगा, चारों DI में से एक DI को टिपिकल कर देगा। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि जो रैखीय DI होता है या टेबुलर होता है, और टेबुलर होता है, बार ग्राफ वाला होता है, पाई चार्ट वाला होता है, इसको आप जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। और पिछले 4 से 5 महीने के करंट अफेयर के कर लीजिए। कल अगर आपका पेपर है, कल 16 अक्टूबर को अगर आपका पेपर है, तो अभी भी कम से कम 12 घंटे हैं, और आप 12-13 घंटे हैं, और आप करंट अफेयर, टेबुलर फॉर्म और पाई चार्ट इस सबको कर लीजिए। बड़ा आसान आ रहा है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में फास्ट अगर रहेंगे आप तो DI आपका है। 86 से 90 जो टेबुलर फॉर्म दिया गया था DI का, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है बच्चों को, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, बाकी तो बहुत आसान है। आगे अगर बात करें जो तीसरा DI रैखीय DI था, रेखा से बना हुआ था, 2 रेखाओं का इस्तेमाल करना था, ये भी बहुत सिंपल DI है। फिर उसके बाद एक लास्ट DI आया था बार ग्राफ वाला। बार ग्राफ वाले में भी बहुत सिंपल DI है, सिर्फ डायरेक्टली वैल्यू को पुट करके प्रतिशत, औसत और अनुपात निकालना था। तो कुल मिला के इस पेपर में, ध्यान दीजिएगा, कुल मिला के इस पेपर में कोई जान नहीं है, कोई दम नहीं है, लेवल बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। बहुत सारे बच्चे इसको 99 परसेंटाइल से पास करेंगे, ये मेरा दावा है। तो चलिए, जो सेकंड शिफ्ट का पेपर आएगा